Okay, so in today's lecture, we will focus on the rotational motion and circular motion, and we will try to finalize this in a one lecture because the time is quite less remaining for MDCAT. और उसमें हमारे पास जितने भी डाटा है सिलेबस के मुताबिक वो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कवर करने की कोशिश करें। साथ में कुछ MCQs के भी पॉइंट्स हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हो सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए है कि रोटेशनल मोशन हो या सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये बेसिकली पीरियोडिक मोशन की टाइप्स हैं, ठीक है। एक और टाइप भी हमारे पास पीरियोडिक मोशन की है, वो भी आपको पता होनी चाहिए है, और वो है वाइब्रेटरी मोशन, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 7 में डिस्क्राइब होती है, ठीक है। सो इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है, क्योंकि इनके जो अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है मेजॉरिटी, चाहे वो रोटेशनल मोशन की डिस्क्रिप्शन के बारे में हो या सर्कुलर मोशन के बारे में, सो उसको हम किस से रेफ़र करते हैं, एंगुलर मोशन से। और चूँकि एंगुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो यूटिलाइज़ करने की या इसको यूज़ करने की जो बेसिक वजह है कि चाहे एक बॉडी किसी, लेट से ये एक सेंटर है और इसके गिर्द ये बॉडी इस रेडियस में, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, लेट से इस डायरेक्शन में। सो इसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट पर, और मिसाल के तौर पर यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम कंसिडर कर लें, और इधर भी इस पॉइंट, तो ए पॉइंट से इफ़ आई कॉल दिस ए, दिस इज़ बी, तो ज़ाहिर है ये जो ए से बी तक मूवमेंट है इसको हम किसी एंगल से शो कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दैट इट इज़ रेफर टू अ एंगुलर मोशन। द सेम इज़ द केस विद द डिस्क। मिसाल के तौर पर ये कोई डिस्क है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये इसका सेंटर है। तो ये पूरी की पूरी डिस्क जो है ये आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पर इधर अगर इस पे कोई एक स्पॉट हम लगा लें, मार्कर, ठीक है, और वो मार्कर जो है किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर यहाँ पर पॉइंट कर रहा हो, वही मार्कर अगर ये ज़ाहिर है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये बॉडी, तो ये मार्कर थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा, इट विल शिफ्ट, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर उसका बिल्कुल फ्रंट वाला पोर्शन देखूँगा, तो ये जो दो जगहों पर पॉइंट आउट कर रही है इसके दरमियान आपको एक एंगल बनता हुआ नज़र आएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि चाहे आपके पास एक रिवॉल्विंग मोशन हो, ठीक है, या रोटेशनल मोशन हो, दोनों केसेस में इसको एक एज ए एंगुलर मोशन कंसिडर किया जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है कि एंगल की जो डेफिनीशन है, सो एंगल को अगर हम नॉर्मल केस में डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें एंगल जो है ये सबटेंडेड दैट विल बी एट द सेंटर्ड सर्कल, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक उसका सेंटर होगा और दो रेडियाई जो हैं उसके पास हमें उसमें जो एंगल होगा वो उन दो रेडियाई के दरमियान होगा। और इसकी बिल्कुल आप यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर ये देख सकते हैं इस जगह पर कि ये आपके पास लेट्स से R1 है, ठीक है, और ज़ाहिर है इसको मैं डिफरेंस रखने के लिए R2 ले लेता हूँ, आल दो इफ़ इट इज़ अ सर्कल सो R1 शुड विल बी इक्वल टू R2, और इसके दरमियान ये वाली जो जगह है ये क्या होगी, एंगल।
तो ये आपके पास एंगल होगा। लेकिन जब एक बॉडी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, सो उसमें अगर यहाँ से इस पॉइंट को कंसिडर किया जाए, मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये एक रेफरेंस पॉइंट हो जाए, और यहाँ पर एक बॉडी जो है ये इधर जा रही है। सो एट पॉइंट ए वी हैव अ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ एट ए, ठीक है, और मैं इसको आर ए कह देता हूँ। और ये आपके पास आर बी है, ये पॉइंट बी है। तो ज़ाहिर है इस बॉडी ने जो आप यहाँ पर मूवमेंट की है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो इसे मैं एक एंगल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये वो वजह है जिसकी वजह से हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पर लेता बहुत नज़दीक, ठीक है, तो ये वाला जो ए से लेट्स से मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ सी, तो ये सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास एक स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सो इसको हम एज ए वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। और वजह क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर एक छोटे से पैच को, जो कि नॉर्मली कॉर्ड के बराबर है, वो रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी यहाँ पर। लेकिन अगर वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आती है, एक बड़े एरिया पर रीजन में वो डिस्टेंस कवर करती है, सो इट बिकम्स एन आर्क, ठीक है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। सो इस वजह से इसकी जो लार्ज वैल्यू होगी, लार्ज एंगल जो है, दैट विल बी रेफर्ड एज अ स्केलर। तो इसलिए इंस्टेंटेनियसली एंगल की वैल्यू को आप एज ए वेक्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है। फॉर अ वेरी लॉन्गर इंटरवल, क्योंकि एंगल आपके पास बड़ा हो जाएगा, तो उस वक़्त आपको इसको स्केलर कंसिडर करना होगा। अच्छा, अब अगर हम इसको वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर लेने के साथ इसकी हमने डायरेक्शन को क्लियर करना होगा, और डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, along the axis of rotation, ठीक है। तो ये दो किस्म की डायरेक्शंस आपके पास पॉसिबल हैं किसी एक प्लेन में, वो कौन सी हो सकती हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, और काउंटर क्लॉकवाइज। और इसमें नॉर्मली आप देखते हैं कि क्लॉकवाइज को हम लेट से अगर ये बॉडी इस तरह रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस वक्त ये इसकी डायरेक्शन ली जाएगी थीटा की अपवर्ड, एंड इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। और अगर ये रोटेशन इस तरह से है कि ये क्लॉकवाइज है, तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन टोटली डाउनवर्ड ली जाएगी, ठीक है। सो क्लॉकवाइज के लिए फिर हम नॉर्मली नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव साइन। यूनिट जो होगा इसका एस आई, दैट इज़ रेडियन, ठीक है, और रेडियन जो है नॉर्मली 57.3 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। अगर आप पूरे सर्कल की बात करते हैं, फॉर होल सर्कल और रोटेशन, देन वी गेट 2 पाई रेडियंस, ठीक है। और ये 2 पाई रेडियन फिर आप
360 के भी बराबर ले सकते हैं, ठीक है। नॉन एसआई यूनिट जो है इसका वो डिग्री भी है, ठीक है, 360 डिग्री। और इसी तरह से रिवोल्यूशन है, रोटेशन है। तो इसमें से मुख्तलिफ यूनिट्स आप जो नॉन एसआई हैं वो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखी है, तो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल भी आपको इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए है कि इफ़ वी आर आस्क्ड अबाउट दैट व्हाट इज़ 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, सो वो आपके पास हो जाएगा 0.017 रेडियन, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए है कि वैल्यूज़ जो हैं, अगर हमें 1 डिग्री टू रेडियन का पता करना हो तो वो वैल्यू ये होगा, और अगर 1 रेडियन का हमें होगा पता मालूम करना होगा तो ये 57.3 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर अब एक एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पर मिली है 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360, इसमें आपको एक कन्वर्जन फैक्टर का पता होना चाहिए है that if 2 पाई radian is 360, so pi radian will be equal to 180 डिग्री, ठीक है। दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह फर्दर अगर मैं पाई को 2 पे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं फर्दर इसको 2 पे डिवाइड कर दूं सो दैट विल बिकम π/4, दैट विल बी 45 डिग्री। अगर पाई को 5 पे डिवाइड कर दूं, सो पाई आपके पास ये था, 180 को 5 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट 36 डिग्री। पाई को 6 पे डिवाइड कर दें, अगेन दिस वन थिंग मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, सो 180 को अगर आप 6 पे डिवाइड कर देंगे यू विल गेट 30 डिग्री, ठीक है। सेम अगर π/7 आपको चेक करना है, सो 180 को 7 पे डिवाइड कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवीज़न नहीं है ये, 7 1s are 7, 7 2s are 14, यहाँ से 4 इधर चला जाएगा 40, और 7 5s are, तो 25 पॉइंट समथिंग आपके पास फिगर आएगा डिग्रीज़ में। इसी तरह π/8 जो है उससे भी आपको प्रॉपर फिगर नहीं मिलेगा। अगर आप इसको डिवाइड करें, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 8 से गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 20, तो ये 222 पॉइंट समथिंग आपके पास डिग्री में आ जाएगा। इसी तरह से π/9 अगर आप करेंगे ना, पाई 180 को 9 पे डिवाइड कर दें, इट विल बी 120। पाई को 10 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 18 डिग्री। पाई को 11 पे डिवाइड कर देंगे, सो 18 को 180 को 11 पे डिवाइड कर दें, 11 1s are 11, 7 इधर चला जाएगा, 70 हो जाएगा, 11 6, तो ये 16 पॉइंट समथिंग डिग्री आ जाएगी। एंड देन π/12 will be equal to 15, और π/15 is equal to 12। तो ये काफ़ी है, इसमें आपके पास जितना भी मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं उसको आप उनके करस्पॉन्डिंग रेडियंस में बता सकते हैं, ठीक है। सो ये एक कन्वर्जन के लिए फिर आपको अक्सर ये इस साइड पर आपके पास डिग्रीज़ लिखे हुए हैं, लेफ़्ट साइड पर आपके पास रेडियंस है, सो यू कैन ईज़िली चेक इन टू डाटा जो कि मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में आप फिर यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन, बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली, अब एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इट इज़ θ/t,
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेडियन बाय सेकंड इसका यूनिट होगा SI, लेकिन ये रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकंड, मुख्तलिफ केसेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगेन वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 1 रिवोल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। सो वन कैन ईजिली यूज दिस कन्वर्जन फैक्टर। और एंगुलर वेलोसिटी में जहाँ तक आपके पास डायरेक्शन का रोल प्ले होगा, द सेम केस, ठीक है, along the axis of rotation। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा क्या चीज़ कि काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो पॉजिटिव विल बी फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, नेगेटिव विल बी फॉर क्लॉकवाइज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन which is represented as alpha, and that is delta omega by delta t, omega f minus omega I by t, a time rate of change of angular velocity, ठीक है। और ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड, सो दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरह से इनको भी चाहे आपने रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, रोटेशन पर सेकंड स्क्वायर में करना है, ठीक है, वन कैन डू दैट ईजीली। वो या मिनट्स में करना है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, वो आसानी से उस फैक्टर से इंटर कन्वर्जन फैक्टर से आप इसको कर सकते हैं। अल्फा का ओमेगा के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। लेट्स से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर क्या होगा, थीटा जो है और यह हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। सो थीटा अप, ओमेगा अप, बट अल्फा के अप और डाउन होने का जो डिपेंडेंस है वो किस पे करता है कि क्या ये ओमेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की डायरेक्शन भी अप हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये डिक्रीजिंग है तो अल्फा डाउनवर्ड हो जाएगा, बिकॉज या इसमें इस केस में, ठीक है, ये दोनों जो डायरेक्शंस होंगी ये आपके पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और अगर ये डिक्रीजिंग वाला केस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, ये ओमेगा की इस डायरेक्शन के एंटी पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के मुताबिक अगर मैं इन दोनों का रेफरेंस लेता हूँ तो ये 0 डिग्री है, लेकिन अगर इन दोनों का रेफरेंस लेता हूँ तो ये 180 डिग्री है। तो इनकी डायरेक्शंस के बारे में ये हमें क्लियर होना चाहिए है। जहाँ तक इनके लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशंस हैं उसमें अगर आप S इज़ इक्वल टू R थीटा लिखते हैं तो इसमें बेसिकली अगर आप इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, सो दिस विल बी थीटा क्रॉस R,
और इसमें यहाँ पर ये क्लियर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि थीटा, एस, थीटा और आर, ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। सो ऑल थ्री विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, टू वन अनदर, ठीक है। और ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपके पास आर वेक्टर है, ये थीटा वेक्टर है और एस भी आपको वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में वैसे भी इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वन कैन यूज आल्सो राइट हैंड रूल, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपके पास रिलेशन बनता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अबाउट द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर इसको मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखता हूँ, सो दिस विल लुक लाइक दिस। अब आपका जहन ये हो सवाल कर सकता है दैट व्हाई आई डिडंट यूज दिस थिंग, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि इसके मुताबिक अगर आप राइट हैंड रूल पे जाएंगे तो यू कैन नॉट गेट इट। तो इस वजह से आपको ये एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर करना पड़ेगा। यही वाली बात आपको यहाँ पर भी उल्टी नज़र आती है। और एग्जैक्टली अगर आप राइट हैंड रूल पे जाएंगे तो एग्जैक्टली ओमेगा वी विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और इसमें भी ये तीनों वी, ओमेगा और आर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि वी जो है उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो प्लेन ओमेगा और आर ने बनाया हुआ है। मीन्स ओमेगा एंड आर आर जस्ट लाइक टू एक्सिस, जैसे कि एक वो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। द थर्ड रिलेशन इज अबाउट द एल्फा, और वो एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल्फा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वन कैन से दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा साइन थीटा, या v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा। ओपन करके हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ओमेगा और आर या थीटा और आर दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर भी साइन 90 आएगा, यहाँ पर भी साइन 90 आएगा, एंड इट विल बी 1 इन बोथ द केसेस। और यही सिचुएशन आपको यहाँ पर भी मिलेगी। a इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर, ठीक है। और अगर इसको हम ओपन करेंगे सो एल्फा आर साइन 90 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं 1, एंड दैट इज बिकम्स आर एल्फा। सो इससे आपको जो लीनियर और एंगुलर टर्म्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। और ज़ाहिर है इनके दरमियान जो एंगल्स हैं या इनके दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टाइप भी हमें पता होनी चाहिए है, दैट दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। और यह भी पता होना चाहिए है दैट इट कैन नॉट बी रिटन एज ए इज इक्वल टू आर क्रॉस एल्फा। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं एक इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as is equal to vf square minus vi square. These are the three equations of motion. और ये याद दोबारा से मैं एक रिमाइंड करा दूँ ये बात, that these equations are for the uniformly accelerated systems. इसी तरह से अगर आप
एंगुलर फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखते हैं. सो ओमेगा एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर एंड 2 एल्फा थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर. और इसके लिए भी वही कंडीशन है जो हमने यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सिस्टम्स के लिए लगाई हुई है. Then we come towards the centripetal force. And centripetal acceleration. ठीक है. सेंट्रिपेटल फोर्स जैसे हम इसको कहते हैं कि सेंटर सीकिंग फोर्स. ठीक है. इट compels the body to move in a circular track. ठीक है. इसके लिए एक दूसरी भी टर्मिनोलॉजी है और उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर एक बॉडी इधर जा रही है और आप उस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर दें, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है या फोर्स की, तो बॉडी जो है ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी. ठीक है. आई रीड्रॉ इट. सो ये डायरेक्शन में इधर चेंज आएगा. स्टिल यू वांट टू अप्लाई दैट फोर्स नॉर्मल टू द सेम वेलोसिटी. ठीक है. ये फोर्स है. आप फोर्स ज़ाहिर है फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर कर देगी. स्टिल द फोर्स इज़ नॉर्मल. और ये इस तरह जब बार बार आपके पास ये चेंजेस आती जाएंगी, तो हर जगह पर जो आपको फोर्स मिलेगी वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के. एंड इफ यू एक्सटेंड इट, ठीक है, सो इट मीन्स कि ये इसको सेंटर की तरफ क्या कर रही है, लेकर जा रही है. सो इस वजह से कॉन्टिन्यूसली चेंज आ रहा है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. एंड इफ magnitude is constant, still we will observe change in velocity. ठीक है. क्योंकि ये एक वेक्टर है वेलोसिटी, ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन की वजह जो है, इसकी चेंज की वजह इसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा. नॉर्मल केसेस में अगर आप सेंट्रिपेटल फोर्स की बात करते हैं, टेक इट एज FC. ठीक है. तो ये आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी नज़र आएगी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग. ठीक है. या चाहे सैटेलाइट्स हैं अराउंड अर्थ. ठीक है. और ज़ाहिर है यहाँ पर ये सेंट्रिपेटल फोर्स इसको कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है. और सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान ये जो फोर्स आपको प्रोवाइड हो रही है सेंट्रिपेटल, वो ग्रेविटी की वजह से है. ठीक है. टायर्स का जो टर्न लेना है, कार्स टेकिंग टर्न. ठीक है. तो उस वक़्त भी वो एक कर्व पे जा रहे हैं. सो उस वक़्त क्या चीज़ है उसके लिए सपोर्टिंग, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स.
सो मुख्तलिफ़ केसेस में हमारे पास जो सेंट्रिपेटल फोर्स है उसका सोर्स हमारे पास डिफरेंट होता जाता है। इसकी जो वैल्यू है एफ सी वो हमारे पास एम वी स्क्वायर बाई आर है। दिस वी स्क्वायर बाई आर इज़ बेसिकली सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। और आपको भी ये पता होना चाहिए है कि वी स्क्वायर बाई आर अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका यूनिट क्या है सिर्फ वी स्क्वायर बाई आर का, सो वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, सिंपली ये सेकंड लॉ की इक्वेशन को यूज़ करके इस ए सी की वैल्यू पुट की गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एफ सी की वैल्यू एम वी की जगह आर ओमेगा लगाना चाहते हैं तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर कैंसिल हो जाएगा और एफ सी की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी आपके पास पॉसिबल रिज़ल्ट हो सकता है, एम वी स्क्वायर बाई आर वाला, दिस वन। ठीक है, और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो विच एवर इज़ पॉसिबल यू कैन डू योर कैलकुलेशन या ट्रीटमेंट जो भी है आप करना चाहें। अच्छा, यहाँ पर अब चूँकि दो तीन क्वांटिटीज़ आपके पास आ रही हैं, एक वी है, एक सेंट्रिपेटल फोर्स है, एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, और बस अब इसमें आप देखें और चौथी टर्म हमारे पास हो जाएगी आर। सो अब इनके दरमियान जो एंगल्स हैं, ठीक है, सो ए सी एंड एफ सी दे विल हैव ऑलवेज 0 डिग्री एंगल इन बिटवीन देम। ठीक है, और एफ सी और आर जो हैं ये एंटी पैरेलल। ठीक है, और वो कैसे, अगर ये सेंट्रिपेटल फोर्स है और ये आर की वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान 180 का डिग्री एंगल बनेगा। और अगर एफ सी और आर 180 डिग्री हैं तो ए सी और आर पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है क्योंकि इनके दरमियान 0 एंगल है। ठीक है, ये कंडीशन दोनों पर अप्लाई होती है, इस पर भी इस पर भी। इसी तरह से अगर v का देखा जाए, चूँकि v टेंजेंशियल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो v एंड ए सी, v एंड एफ सी एंड v एंड r, इन तीनों केसेस में 90 का एंगल बनता है। ठीक है, सो ये एक पॉसिबल रिज़ल्ट है आपके पास जिसमें मुख्तलिफ़ एंगल्स को आपने देखना है और उसी के मुताबिक आपने मेंशन करना है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप ओमेगा को भी शामिल कर दें, ठीक है, तो ओमेगा जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन के केस में इस तरह से होगा, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। सो वो हमेशा किसी भी प्लेन पर अगर कोई रोटेशन हो रही है, सो ओमेगा आर के साथ भी और वी के साथ भी, एफ के साथ भी, एफ सी और ए सी के साथ, इन सब के साथ 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर हमारे पास कुछ एक दो इस तरह आएंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रही है तो वहाँ पर चूँकि सेंट्रिपेटल फोर्स अगर किसी स्ट्रिंग के साथ किसी बॉडी को आपने सपोर्ट दिया हुआ है तो उस स्ट्रिंग की जो टेंशन है दैट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपेटल फोर्स। सो इस वजह से इन एट ऑल पॉइंट्स क्योंकि वो कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सो इस वजह से टेंशन जो है दैट विल रिमेन सेम। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन है मोशन का, ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट जो है वहाँ पर टेंशन लेस हो जाएगी
ठीक है, और लोवेस्ट पॉइंट जो है वो टेंशन हाईएस्ट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह बताऊँ मेंशन कर दूँ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ऑटोमेटिकली यहाँ इस तरफ इसका कोई हाइट में चेंज नहीं आ रहा, सो ऑब्वियसली टेंशन विल रिमेन सेम। लेकिन अगर एक वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रही है, ठीक है, सो उसके लिए ये वाली जगह और ये वाली जगह ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर बॉडी का सपोर्ट जो मैस है, ठीक है, लेट्स से दिस इज टेकन एज बॉडी, ये वेट इधर का एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इस बॉडी को अगर हम देखेंगे तो इस बॉडी का वेट जो है वो यहाँ पर आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपोज कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न that at the lowest point the tension will be more as compared to the highest point. So that's all about the possible concepts of the chapter 5 जो सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक स्पेशल लेक्चर भी करें जिसमें जो इसके MCQs हैं उसको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।